पीपल्स पार्टी का वहाँ बंदा कौन नहीं था, उसको भी 12 सीटें दे दी। ब्रिगेडियर जिलानी ये एमआई का था, एक आईएस है एक एमएस, मुझे अब से याद नहीं कौन सा, लेकिन दोनों आईस थी। तो सोचा कि जनरल हमीद को बना लो मेरी जगह पे। हर डीसी और एसपी को कहा कि तुम रिकमेंडेशन करो कि मैं किससे इलेक्शन लड़ाऊं। अच्छा। बलूचिस्तान में ये नसरुल मिल्ला नहीं है, क्या नाम है इसके, जो अतर मिल्ला, इसके वालिद नसरुल मिल्ला ये चीफ सेक्रेटरी होते थे। ये माहिर थे रिगिंग के, बहुत बड़े। तो लोग तो अतर मिल्ला से बड़ी तवक्कुआत लगाए बैठे थे। कोई पीपल पार्टी का दफ्तर नहीं है, कोई नून लीग का दफ्तर नहीं है, कोई लोग नहीं है, लेकिन इस वक्त दोनों बड़ी पार्टियां हैं। उनको ये पता था कि हम इलेक्शन के दिन धांधली नहीं कर सकते। ठीक है। अपनी गर्दन एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दी। इन 4 इलेक्शन में जिस वक्त इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया ना, एस्टेब्लिशमेंट को इनके दरमियान इन रोड बनाने का मौका मिल गया। इस सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्होंने इनके ऊपर टेक ओवर कर लिया। वो 20 सीटें वो थीं जो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सीटें होती थी, या जेल में या अगवा या भागा हुआ। बिल्कुल। उसका सेकंड कैडर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इलेक्शंस के बाद का जो सिनेरियो है, और इलेक्शंस में ब्यूरोक्रेसी का जितना नाम चला है कि ये एसीज की बात हुई, डीसीज की बात हुई, जो डीआरओज थे, आप चूंकि ब्यूरोक्रेसी में आपकी ज़िंदगी गुजर गई है, आप इनमें से बेशुमार लोगों को जानते हैं जो आपके अंडर ट्रेनिंग भी रहे हैं, जो आपके साथ काम भी कर चुके हैं, सबके बारे में आपको अच्छी तरह से पता, और जो माइंडसेट है, असल में आप उस माइंडसेट से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सोच क्या है ज़हन में। तो क्या ये वाकई इस तरह हुआ है? देखिए, 3 इलेक्शंस हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी ने करवाए हैं। एक 1970 का, एक 1977 का, और एक ये। और 70 में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी ना, वो याह्या खान की टेबल पे जो पहुंची थी, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमाकत और लोगों से उनके राब्ते का फुकदान बताते हैं। उनके बारे में पहली रिपोर्ट ये थी कि भुट्टो के साथ कुछ बंदा ही नहीं, सारे ऐसे लुचलफंग इकट्ठे हुए हैं। मुमताज़ दौलताना की जो पार्टी है वो जीत जाएगी, और बलूचिस्तान के अंदर तो कहते हैं कि सरदार वज़ार जीतेंगे, और जो उस वक्त सूबा सरहद होता था उस पर भी उन्होंने बताया हुआ था कि इस तरह के। लेकिन पंजाब में सारे जो हैं बड़े बड़े दौलताने और नून और टवाने ये जीतेंगे। वहाँ पर भी उन्होंने कहा था शेख मुजीबुर रहमान की अपनी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, एक निज़ाम इस्लाम पार्टी मौलवी फरीद की होगी बाकी। तो याह्या खान ने कहा कि जब ऐसी हालत है तो आज़ादाना चलने दो। तो उन्होंने किसी भी डीसी को नहीं कहा कि तुमने धांधली करनी। ठीक है। क्योंकि वो समझते थे कि इलेक्शन इस तरह का आएगा, स्प्लिट मैंडेट आएगा, मैं रूल करूंगा। वो तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जब शेख मुजीब ने 162 वोट्स में से 160 सीट्स ले ली। अब 160 लेने का मतलब ये था कि अब कुछ भी कर लो, सारा मगरबी पाकिस्तान भी मिल जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर भुट्टो को उन्होंने फिर साथ मिला के, आप सोचें कि उस वक्त की आप ज़रा सा देखें, जब इन्होंने सोचा, पहले उन्होंने कहा जी पहले जब तक आप ये नहीं तय करेंगे असेंबली 6 नुकात पे समझौता करो, आइन का सब, वही आइन असेंबली अब बनेगी तो बनाएगा, पहले कैसे करते हो। यानी वो 25 मार्च को जिस वक्त एक्शन लिया गया है उनको, तो पहली बात ये हुई कि उनको कलेदम करार दे दिया गया, पार्टी बैन हो गई। पार्टी बैन हो गई तो राव फरमान अली जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल राव फरमान अली, उनका स्टेटमेंट है कि शेख मुजीब गद्दार था, लेकिन बाकी ये लोग जो हैं ये गद्दार नहीं है। ठीक है। ये जो 161 बंदे हैं ये गद्दार नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं -1, और ये जिस पार्टी में चाहे शामिल हो सकते हैं। ठीक, अब देख वही सिचुएशन अभी भी। तो वही तो उसमें से जो 68 लोग थे वो भाग गए। ठीक है। उन्होंने कहा हम नहीं शामिल। बाकियों को उन्होंने मैनेज करके, तो आर्मी एक्शन शुरू था, खौफ बहुत ज़्यादा था, कर लिया। तो 68 लोगों को उन्होंने कहा कि एक ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कराया जाए। ठीक है। तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपको याद होगा कि इलेक्शन तो कोई नहीं हुए, वो बैठ के उन्होंने सीटें बांट दी। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी का वहाँ बंदा को नहीं था, उसको भी 12 सीटें दे दी। जमात इस्लामी को 30-35 सीटें दे दी। ये हो गया, वो भी समझ रहे थे इस्लामी इनकलाब आ रहा है और ये हो रहा है, क्योंकि अलबदर शम्स और अब भी ऐसा हुआ है कि एक ऐसे उम्मीदवार थे जो दस्तबरदार हो चुके थे, उनको जितवा दिया गया। वो घर पे सोए हुए थे, वो कोयटा में, और उनको बताया गया कि जनाब उठिए, आप जीत गए। तो उसमें हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने 9 दिसंबर को इन्होंने नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म बना दिया। आप देखें 9 को ये इन्होंने हलफ उठाया,
और वो चला गया कौमी यूनाइटेड नेशन भुट्टो, और 16 को मुल्क टूट गए। पहली दफ़ा ये हुआ। दूसरी दफ़ा हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे के ऊपर भुट्टो आया था। ठीक है। और इसके अंदर भी ये हुआ कि जिस वक्त ये हो गया उन्होंने, तो इनके फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे। पहली मर्तबा में और दूसरी मर्तबा में, दोनों मर्तबा ब्यूरोक्रेसी के पीछे कौन था? जैसे पहली बात तो खुद उस वक्त जो ऊपर था, जाहिर बात है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हाई पे थी, याह्या खान फुट बस इक़्तिदार था। तो आप सोचें कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा है। 17 दिसंबर को याह्या खान ने कहा कि कॉर्नेलियस ने एक मुझे आइन लिख के दिया हुआ है, तो मैं रात को तकरीर करूंगा टीवी पर, अब नया आइन नाफज कर देंगे। ठीक है। ये इस हद तक जिसे कहते हैं लोगों से बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं। तो अवाम के जुलूस ने करे 17 तारीख को, तो उसने फ़ोन, उसको पता चला, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई उनको, ये ब्रिगेडियर जिलानी जो था ना, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर जिलानी ये MI का था, और ब्रिगेडियर इकबाल जो बाद में जनरल इकबाल का, दोनों गवर्नर बने पंजाब के, ये उस वक्त MI का था। एक IS है, एक MS, मुझे अब से याद नहीं कौन कौन सा, लेकिन दोनों आइस थी। तो इन्होंने कहा ये हालात ख़राब हैं, ये उसने गलत करते रिपोर्टें। तो याह्या खान ने फ़ोन किया चारों गवर्नरों को, बलूचिस्तान वाले ने नहीं उठाया, सरहद वाले ने नहीं उठाया, लेफ्टिनेंट जनरल जो थे ना, जनरल अतीक, वो पंजाब में थे। ठीक है। ये शाहीन अतीक के वाले थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन उठाया, क्या हो रहा है? उसने कहा बाहर लोग गवर्नर उसके बाहर बैठे हैं और हजूम है और बहुत खौफनाक सूरत है, तो क्या मांगते हैं? तो उसने कहा तुम्हारा सर मांगते हैं। उफ। तो याह्या खान ने कहा तुमने उनको मेरे पीछे लगाया, तुम मेरी जगह आना चाहते हो, और तुम फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रियलाइजेशन सोचा कि जनरल हमीद को बना लो मेरी जगह पे। तो वो जब तकरीर करने आया वहाँ पर उसके कोर ऑफिस में, तो उन्होंने अफसरान ने पकड़ उसकी वर्दी फाड़ दी। फिर याह्या खान को कहा कि तुम आराम से बैठो। भुट्टो को कॉल किया गया कि इस वक्त एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है, कौम डिमोरलाइज हो गई है, उसको बाहर निकालो। तो भुट्टो आया और उसने फिर 3-4 दिन के अंदर लोगों को फिर एक तरफ लगा दिया कि हम ठीक कर लेंगे। ये पहला था इलेक्शन। 77 में चूँकि भुट्टो खुद अयूब खान के साथ आया, ही वॉज द चीफ पोलिंग एजेंट ऑफ अयूब खान अगेंस्ट फातिमा जिन्ना। और फातिमा जिन्ना वाला इलेक्शन भी असल में तो बेसिकली उस वक्त ये आरोज नहीं होते थे। हुआ यह था कि कुछ तकरीबन 480 यहाँ थे, वो लोग जो थे BD में 480 ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनको 480 को गवर्नर उसने बुलाया। गवर्नर अमीर ने मुँह चौंकता देखा, खबरदार तुम में से किसी ने अगर वोट ना दिया अयूब खान को, मैं देख लूँगा तुमको। वो कराची वाले दे गए थे उस वक्त आरोज नहीं आए थे। 77 में हयात मोहम्मद टुम्मन एक शख्स था, उसको भुट्टो ने इंचार्ज बनाया। हर DC और SP को कहा कि तुम रिकमेंडेशन करो कि मैं किससे इलेक्शन लड़ाऊं। अच्छा। हर DC ने लिखा जी इसको दो, इसको दो। और फिर उसके बाद उसने DCओं से मुलाकातें की। तो खरद खरले को थे, आपको याद होगा, बिल्कुल, पीपल पार्टी, वो कमिश्नर लाड़काना थे। तो जैसे ब्यूरोक्रेसी होते हैं, खुशामद के चाचे, उन्होंने कहा कायदे अवाम फ़ख्र एशिया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं वहाँ कमिश्नर लाड़काना हूँ और आपके मुकाबले में कोई एक छोटा सा टट पूंजिया जो है वो इलेक्शन लड़े, तो आपको तो बिला मुकाबला होना चाहिए। तो भुट्टो ने कहा कैसे होगा, मेरे पे छोड़ें। तो PNA बनी थी। PNA ने जान मोहम्मद अब्बासी साहब को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो वो जब जा रहे थे जान मोहम्मद अब्बासी साहब अपने कागजात नामजद की जमा कराने, तो उनको अगवा कर लिया। ठीक है। अब अगवा कर लिया, जब भुट्टो साहब का अनाउंसमेंट हो गया कि बिला मुकाबला जीत गए हैं और कोई कागजात नहीं आए, तो भुट्टो साहब को उन्होंने जान मोहम्मद अब्बासी को रिहा कर दिया। इस तरह उन्होंने तकरीबन को 35 सीटें बिला मुकाबला जीत ली थी, जिनमें हर वज़ीर ने कहा मुझे भी जिताओ, फिर बड़े बड़े वज़ीरों ने कहा मुझे भी जिताओ। तो पहला तो आरोज ने ये किया कि तो फिर ये जो मकबूलियत की बात होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत की, तो ये जो आप देखिए शुरू में मकबूलियत थी, 70 में तो मकबूलियत थी, 77 में मकबूलियत नहीं ख़त्म। 70 की सूरत हाल भुट्टो की ये थी कि भुट्टो ने जिन लोगों को टिकट दिए थे उनको जानता कौन नहीं था। कौसर नियाज़ी जो था वो जेल में था और सियालकोट से उसको टिकट मिला था, नारोवाल के इलाके में, और वहाँ से जीत गया था। हफीज़ कारदार साहब उनके दोस्त थे, उनको कहा कि तुम इलेक्शन लड़ोगे इछरे में। कारदार साहब सूट पहनने वाले, मैं नहीं जाऊँगा इलेक्शन में, कभी नहीं गए, वो लेजेंड से जीत गए थे। मंजूर साहब दुदरा जो था, ये मंडी बहाउद्दीन के बसाल के इलाके का था, इसको टिकट दे दिया, भुट्टो को बंदे ही नहीं थे।
तो जो जहान बसाल था, बड़े गुंडा टाइप लोग थे सारे, तो उन्होंने कहा खबरदार हल्के में मत आना। इसने कहा मैं एक जीप मेरी अनाउंस कर, तो तेरी जीप बोल दी रहे। वो जीप उसकी सिर्फ घूमी थी और वो गुजरात में बैठ के इलेक्शन जीत गया था। तो ये भुट्टो की मकबूलियत उस वक्त थी, ठीक है। और लेकिन भुट्टो के मुखालफ वोट भी बहुत ज़्यादा था, पूरे रिलीजियस पार्टी तो ये वो सारा कुछ। और भुट्टो का जो दौर था इतना ऑटोक्रेटिक, 36 तो लोग उस जमाने में पॉलिटिकल लोग मारे गए थे। पहला डॉक्टर नज़ीर मारा गया, फिर ख्वाजा साद रफीक का वालिद था, फिर महमूद खान चकजई का वालिद समद खान चकजई, फिर और बहुत सारे चीज़ें। खर को फिर अपने लोगों पे बहुत शक करता था। खर को जेल में था, हनीफ रामे जेल में था, अपना चीफ मिनिस्टर सारे छोड़ छाड़ गए थे, जे रहीम वगैरह। तो एक उसकी नामकबूलियत आ गई, तभी वो पार्टी पे भरोसा नहीं करता। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने आरोस को जो था, दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर इतनी धांधली की, क्योंकि ये आरोस ये कहते हैं खुश कर दो एक दफ़ा। तो लेकिन ये खुश करके फिर मिलता क्या है? कुछ नहीं, मैं आपको और बताऊं, ये भी बताएं कि उस वक्त 77 में ज्यादा खुश किया या अब बहुत की ज़्यादा। बार? अभी या तो अब की अब बार? तो हर कुछ उड़ गया। यानी कि अब की बार आप कह रहे हैं कि अगर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी 100 सीटें थी पंजाब में, 100 में से 99 पीपल पार्टी को दिला दी। बलोचिस्तान में ये नसरुल मिल्ला नहीं है, क्या नाम है इसके, जो अतर मिल्ला, इसके वालिद नसरुल मिल्ला ये चीफ सेक्रेटरी होते थे। ये माहिर थे रिगिंग के, बहुत बड़े। अच्छा। तो हाँ, ये हेलीकॉप्टर वोटर मिला हुआ था। तो या बख्तियार को हो सकता है 5 वोट ना मिलते। ठीक है। महमूद खान आप अभी अतर मिनेल्ला साहब के वालिद साहब के बारे में ये बता रहे हैं, तो लोग तो अतर मिनेल्ला से बड़ी तवक्कुआत लगाए बैठे थे। अच्छी बात है, आगे बारी भी आनी है उनकी चीफ जस्टिस की। हो सकता है, अच्छी बात का। अभी तक तो देखिए, इन्होंने ना महमूद खान अचकजई के मुकाबले में या बख्तियार को जितवा दिया। और आप खुद सोचें कि बलूचिस्तान की सीटों में आप कभी किसी पीपल पार्टी की एक सीट नहीं थी। खुद गौस बख्श रिसानी के वालिद जो थे, इसके असलम रिसानी के वालिद गौस बख्श रिसानी, वो हार गए थे। भुट्टो ने कंपनसेट करने के उनको गवर्नर लगाया था। ठीक है, ठीक, वो खैर बशमरी जीता था वहां पर। तो वहां पर इन्होंने पीपल पार्टी को जितवा दिया। जैसे अभी यानी कोई पीपल पार्टी का दफ्तर नहीं है बलूचिस्तान में, एक सादक इमरानी की वहाँ जगह है, ऐसे ही। कोई नून लीग का दफ्तर नहीं है, कोई लोग नहीं है, लेकिन इस वक्त दोनों बड़ी पार्टियां हैं बलूचिस्तान में। तो ये जब करते हैं ना, कमाल करते हैं। फिर उसके बाद अभी तो जो कुछ इन्होंने किया, 30 साल इलेक्शन ये हुआ, अभी तो इन्होंने कमाल ये किया है कि इन्होंने प्री पोल, इनको ये पता था कि हम इलेक्शन के दिन धांधली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के दिन धांधली अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गई। पहले हम ज़माने में होती थी, उसमें बहुत आसान छप्पे लग जाते थे आराम से। बहुत बड़े तरीके बहुत देखा ना जी। एक तो पोलिंग लिस्ट छपती थी, उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होता था। आखिरी वक्त तक जो होता था ना इलेक्शन अफसर, वो उसमें कार्बन पेपर रख के उसमें नाम ऐड करता था। तो ये हमारे साथ होते थे, ये कंवर दिलशाद साहब ये वहाँ पर होते थे। तो ये सारे कुछ वही, इनको पता है सारा कुछ। तो करते रहे हैं कंवर दिलशाद साहब। अब भी से गवाहियाँ मांगते नहीं, वाकई करते रहे हैं क्या? पूरा इलेक्शन कमीशन का अमला इन्वॉल्व होता था जैसे। अच्छा, दूसरा ये होता था कि शनाख्ती कार्ड जो था ना, वो वैसे ही था जैसे आजकल हमारे यहाँ वो कहते हैं ना आप लेमिनेट करना, वैसे लेमिनेट वाला होता था। और औरतों की तस्वीर नहीं होती थी, उनका अंगूठा होता था सिर्फ, और बायोमेट्रिक्स तो होता नहीं था। तो एक मशीन लगा ली जाती थी, उस मशीन के अंदर वो कार्ड बनते थे, और ज़ौजा नंबर 1, ज़ौजा नंबर 2, दुख्तर नंबर 1, दुख्तर नंबर 2, इस तरह कार्ड बनते थे। तो ज़्यादातर धांधली जो थी औरतों के पोलिंग स्टेशन में की जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि 4 पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किए जाते थे। 2 ऐसे होते थे कि जो किसी के हक में होते थे, वहाँ 100% मुर्दों का भी वोट डलवाए थे, और 2 मुखालफ होते थे, वहाँ सुबह लड़ाई करा दी जाती थी, लोग डिस्पर्स होते थे, फिर लोग इकट्ठे होते थे, फिर लड़ाई कराई जाती। इस तरह करके मैनेज किया जाता था। पर अब ज़माना बदल गया। हाँ, लेकिन वो मैनेज में भी बड़ा मुश्किल काम था। आप देखें 1988 में पहली दफ़ा इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन इनकी औकात ये थी कि हमीद गुल साहब ने सारी पार्टियां नवाज शरीफ की झोली में डाल दी थी। IJI और IJ बेनज़ीर को हराना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद, मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर था कोयटा का, और ये हाफिज़ हुसैन अहमद वाली सीट थी फतेह। आप सोचें कि बावजूद कोशिश के, सब कुछ हर चीज़ के बावजूद, ये 51 सीटें थी नवाज शरीफ की और 82 बेनज़ीर की थी। बिल्कुल इनकी। लेकिन एक फ़र्क है, और ये साहब कि उस वक्त भी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब थे। हाँ, तो उनकी तरफ से फिर वो पैचअप या नहीं, वो वही था कि समझौता हो गुलाम गया था। इसाक खान ने फिर सारे लीडरों को बुलाया था,
पहले तो गुलाम इसहाक खान दावत ही नहीं दे रहे थे ना मोहतरमा को कि आप आए इन्होंने सारा ने कहा कि उसको एक दूसरा बेनज़ीर ने देखें उस दिन के बाद सियासतदानों ने अपनी गर्दन एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दी। ये पहली मर्तबा बेनज़ीर को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थे, मैं आज भी कहता हूँ। उसने 2 कंप्रोमाइज़ किए थे और 2 ही चाहते थे। एक तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी तुम नहीं बनाओगी, बिल्कुल। उसने साहबजादा याकूब अली खान को वज़ीर ख़ारजा लगाया था, कंटिन्यूटी। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी तुम नहीं बनाओगे, उसने वी.ए. जाफरी को फिनांस मिनिस्टर लगाया था। ये दोनों ज़ियाउल हक के बंदे थे। तो हिस्ट्री लग रहा है कि इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जो बातें अब तक आपने बताई हैं, जी जी, 71 की, फिर उसके बाद 77 की, फिर अभी आप 88 की जो बता रहे हैं, ये तो लग रहा है कि रेप्लिका चल रहा है, कार्बन पेपर लगा हुआ है। तो नहीं बदलते नहीं ना चीज़ें, दुनिया बड़ी बदल जाती है ना, दुनिया ने बदल के दिखा दिया ना अब। तो हुआ ये था कि आप खुद सोचें कि जिस वक्त ये बनना है, जिस वक्त ये इनकी सूरत हाल, उस दिन से लेके 1988 से लेके 1999 तक, 97 के इलेक्शन हुआ ना, 90 का हुआ है, फिर 93 का हुआ है, फिर 97, 3-4, एक दफ़ा बेनज़ीर आई है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ आया, फिर बेनज़ीर आया, फिर नवाज, ये 4 इलेक्शन। इन 4 इलेक्शन में जिस वक्त इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो एस्टेब्लिशमेंट को इनके दरमियान एंड रोड बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने फिर इलेक्टेबल्स को अपने हाथ में ले लिया। एक कहता था तुम पीपल पार्टी में शामिल हो जाओ, पीपल पार्टी जीत जाती। उसका शाह महमूद कुरैशी जो था वो 91 के इलेक्शन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर था नवाज शरीफ का। अगले इलेक्शन में वो पीपल पार्टी का निकल गया। पीपल पार्टी इसी तरह यूं बदलते थे, यूं ऐसे। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि इलेक्शन में धांधली ये करते थे कि इलेक्टेबल्स इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए थे, वो सारा कुछ। 77 के इलेक्शन के बाद जो तहरीक उठी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ था कि उसने 7 मार्च को इलेक्शन हुए थे, 27 मार्च को कौमी असम्बली के अंदर हलफ उठाया था उसने, मिराज खालिद ने, और फिर भुट्टो ने हलफ उठाया था, और 3 महीने के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी कि 6 जुलाई को भुट्टो गिरफ्तार था। और वो भी इसलिए कि उससे 1 महीना पहले भुट्टो ने 3 शहरों में मार्शल लगाया था, लाहौर में, हैदराबाद में और कराची में, और तीनों जगह इतना लोग दीवाना वार निकले थे सीने तान के कि फौज गोली नहीं चला सकी। अच्छा, ये जो अभी तक आपने और ये सब मिसालें दी हैं, इसमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जो डीसीज और एसीज हैं आपकी नज़र में इस दफ़ा जो इस दफ़ा सर बहुत है, मैं लेकिन क्या कोई इनको देखें, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोगों से इंटरेक्शन है, लोग ऑन अ डेली बेसिस इनके पास आते हैं, ये लोगों के पास जाते हैं, चीज़ें मैनेज करनी हैं, तो आपकी जो एक से है, जो आपकी अथॉरिटी, इस बात बहुत ख़त्म हो। उसकी वजह यह है कि असल मसला ये हुआ है कि इनको कभी भी बरह रास्त जो था ना, इनके साथ गुफ्तगू नहीं होती। हम थे कभी हमें पता भी नहीं होता कि जहाँ मतलब एजेंसीज का कौन बंदा यहाँ पर होता है, वो अपने तौर पर मैनेज कर देते थे, हमें नहीं बताया करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ना, ये जो सिस्टर का वजूद में आया ना, वो एक नर्स सिस्टर होती है, अब ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आ गई ना, इस सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्होंने इनको ऊपर टेक ओवर कर लिया। और जितना कोई करप्ट होता है ना, एक चीफ सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, फौत हो गए बेचारे, तो उनकी बेटी यहाँ पर बहुत बड़ा उनके वो है, क्या नाम है, फूड चेन चैप चीज़ है उनकी। तो वो उनकी जब सिलेक्शन हो रही थी चीफ सेक्रेटरी की, तो 3 लोगों के नाम गए हुए थे, तो बेनज़ीर ने उसके नाम के ऊपर टिक करते हुए कहा कि ही इज़ करप्ट सो ही इज़ प्लायबल। तो अब ये होता है कि करप्ट है तो प्लायबल है, मैंने इसके ऊपर गद्दी रख के और इस घोड़े को चलाया जा सकता है। इसीलिए हमेशा होता यह है कि सबसे पहले करप्ट लोगों को डिप्टी कमिश्नर के तौर पे लगाया जाता है, और फिर उनसे वो काम लिए जाते हैं कि जो काम अभी हुए। इस दफ़ा मसला यह है कि जिस वक्त पहले इलेक्शन हुए 17 जुलाई को, उसमें 20 सीटें थी 2022 में। 20 सीटें, वो 20 सीटें वो थीं जो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सीटें होती थी, क्योंकि वो उन्होंने इमरान खान को पहले दी थी, तो इमरान खान की गवर्नमेंट बन गई थी। फिर इमरान खान से निकाल के उन्होंने दी तो हमजा की गवर्नमेंट बन गई, हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया। मेरे पर बैन था उस वक्त, मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा था, तो मैं एक टीवी चैनल पे उन्होंने मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया इलेक्शन ट्रांसमिशन में, GNN के।
तो मुझे उन्होंने कहा कि कितनी होंगी 20 में से। मैंने कहा 17 सीटें इमरान खान ले जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। पूरे चैनल्स जो थे, सारे जो थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान गया, ये नहीं जीतते, ये नहीं जीतेगा। तो मुझे कहते कि आप कैसे समझते हैं? मैंने कहा ऐसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो सारे मेरे कलीग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये नज़र आता ये है कि इस दफ़ा इमरान खान को नहीं जिता सकेंगे। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो समझ लेते हैं कि नवानी की अपनी सीट बंदे हैं वो आएंगे, नंदग्याल के अपने बंदे हैं वो आएंगे, फलां के अपने बंदे हैं वो, वाकई 17 सीटें। लेकिन ये और ये सब जो कंपैरिजन करते हुए कहा जाता है कि जी देखे ना, वो जो 20 नशिस्तें थीं उनमें से 15 जब जीती पीटीआई, तो वो भी उस माहौल में जीती कि जब वो उनको हरवाना होता या टॉपल करना होता तो कितना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि उस तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, इधर उनके साहब नहीं, इतना ऑड कभी नहीं। देखिए उस दो इतने ऑड कभी नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, हमदा शहबाज वज़ीर आला, कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ और सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन। कोई और इससे ज़्यादा तो नहीं काम हो सकता था ना। मसला ये नहीं है। मसला होता है आप इलेक्शन एक आदमी को एक खास मार्जिन से ऊपर नहीं जितवा सकते। लेकिन अभी तो 60-60 हज़ार नहीं, अभी तो सूरत और है ना, अभी तो चीज़ खुल नहीं रही ना। अगर ये वाकई इन्होंने धांधली की होती ना सक्सेसफुली, तब तक फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की टेबल पे होते, उसके वेबसाइट पे होते। 2018 की बात करते हैं, तब तो वो 14 दिनों में फॉर्म 45 आगे थे, अपलोड हो गए थे। नहीं, वो तो अभी तक तो वो भी नहीं हुए। 2018 तक जितनी भी धांधलियां हुई हैं वो मैनेज्ड लेवल पे हुई थी, ज्यादा नहीं हुई। 2002 में भी इन्होंने धांधली की कोशिश की थी। 2002 में इन्होंने नैब बनाया था और 2 साल लोगों को रगड़ा दिया था। पूरी कोशिश की। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जिनकी फाइलें बनी थी, उनको उन्होंने काफ लीग सब जो बंदे थे वो शौरी शुजात को सुपुर्द कर दी। फिर 13 वोट कम थे ज़फ़रुल्लाह जमाली के। औकात ये है, ठीक है। तो 12 वोट दिए थे बेनज़ीर ने, उसको अमेरिका से फ़ोन कराया था, उसने 12 बंदे तोड़ के नौरेज़ शकूर और वो क्या नाम है फैसल साले याद तो ये पैट्रियट बनी थी। फिर भी 1 वोट कम था। आज़म तारक को जेल से निकाला गया था, सिपाही साहबा को, उससे वोट दिलाया था, तब जाके पूरा किया था।